हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, उसे आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे। हाँ, रिवाइज से याद आया कि हम आपको बताए थे, बोले भी थे कि पहला क्लास में हम जो कुछ भी पढ़ाए हैं उसको दोबारा आप लोग रिवाइज जरूर करिएगा। तो सही सही तो पहले आप लोग ये बता दीजिए कि कितने बच्चे दोबारा रिवाइज किए थे और कितने बच्चे रिवाइज नहीं किए। एक बार बताइए जल्दी से, कितने ऐसे बच्चे हैं जो रिवाइज कर लिए और कितने ऐसे बच्चे हैं जो रिवाइज नहीं किए हैं। तो बताओ बाबू, एक बार जल्दी से बताइए तो, कितने बच्चे रिवाइज किए हैं और कितने बच्चे रिवाइज नहीं किए हैं। हमें लगता है कि बहुत कम ही बच्चे रिवाइज करके आए होंगे, और अगर आए हैं तो बताइएगा जवाब, यहाँ पे अभी हम पूछेंगे आप लोगों से। चलिए, सबसे पहले आज केमिस्ट्री के पहला नंबर चैप्टर का दूसरा क्लास है। आज दूसरा क्लास लेने वाले हैं और दूसरा क्लास में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। कल प्यारे बच्चे हम आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे, याद है आप लोगों को। कल हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि समीकरण संतुलित करना सीखें, यानी कि समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चे आप लोग क्लास को जरा एक बार शेयर कर दीजिए, एकदम जल्दी से। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो आप लोगों से यह अनुरोध है कि सबसे पहले आप लोग जरा एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, फटाफट से आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर कहीं पर भी आप लोग अगर शेयर कर सकते हैं पर्सनल तौर से भी, तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा। और सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक भी कर देंगे, ताकि आप लोगों का यहाँ पे अटेंडेंस पूरा हो जाए कि हाँ सर जी, हम आज के इस क्लास में प्रेजेंट थे। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए जल्दी से, ठीक है ना। हाँ ठीक है बाबू, जल्दी से आप लोग एक बार तैयार हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको बताए थे कि जो बच्चे टारगेट बोर्ड में नहीं जुड़े हैं, वो बच्चे सब टारगेट बोर्ड के टॉपर बैच में जुड़ जाइए, क्योंकि पैनल पीडीएफ वगैरह आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर ही मिल रहा है। तो जो बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों को पैनल पीडीएफ वगैरह मिल रहा होगा, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो पैनल पीडीएफ से वंचित होंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो इस चैप्टर का टेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो ये सब समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग जल्दी से टॉपर 3.0 बैच में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोगों को हर एक सुविधा मिले जो कि 10वीं क्लास में आपके लिए लाभदायक हो। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आप लोग, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, वो जल्दी से जुड़ जाइएगा। चलिए अब सीधे प्यारे बच्चे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और कल हम आप लोगों को केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे। कल हम आप लोगों को बताए थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, बताए थे ना बाबू। कल हम आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे। बोलो बाबू एक बार जल्दी से हाँ या ना। कल हम आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे ना, हाँ या ना बताइए। कल हम आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे। और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे प्यारे बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लिया जाए कि हम आपको बोले थे, जैसे मान लिया जाए H2 + O2 से बन गया H2O, ठीक है, ये हो गया एक रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें हम आपको कल बता दिए थे कि जो तीर का निशान है उसके बाएं तरफ वाले को अभिकारक कहते हैं, और उसके दाहिने तरफ वाले को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ये सब हम कल आपको बता दिए थे, बताए थे ना। ये सब प्यारे बच्चे कल ही हम आप लोगों को बता दिए थे, इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अब इसके बाद हम आप लोगों को यह भी बता दिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में ये रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य विशेषता क्या है। हम आप लोगों को पिछले क्लास में मुख्य विशेषता भी बताए थे, हम आप लोगों को मुख्य विशेषता बताए थे। आप लोग कम से कम 2 विशेषता बताइए तो प्यारे बच्चे, आप लोग बाबू कम से कम 2 विशेषता बताओ बाबू, जल्दी से। हाँ सर, मैंने पार्ट 1 नहीं देखा है, ये आपकी गलती है।
अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ये आपकी गलती है। आप YouTube पे जाइए, टारगेट बोर्ड सर्च करिए, लाइव सेक्शन में जाइए, आप लोगों को पहला क्लास दिखेगा। दूसरी बात, आप में से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि सुबह वाली क्लास कर रहे हैं। जो बच्चे सुबह वाली मैथ का क्लास नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे सुबह में जो मैथ का क्लास होता है, जो बच्चे मैथ का क्लास नहीं कर रहे हैं, उनसे हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से मैथ का क्लास करिए, क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ सुबह में 7 बजे से चलता है, मैथ सुबह में 7 बजे से चलता है, और पूरे 10वीं क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अभी चल रहा है त्रिकोणमिति। ठीक है ना, पूरे 10वीं क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति। तो इसलिए आप लोग पढ़ना शुरू करिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे आगे आने वाला पर्व त्योहार होली का है, होली के बाद आराम से पढ़ना शुरू करेंगे, अभी से काहे लगी दिमाग खपा दे। याद रखिएगा बाबू, पूरे साल हमारा जो भारत देश है ना, वह त्योहारों का देश है। आपको यहां पर हर एक महीने कुछ ना कुछ त्योहार देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप पर्व त्योहार के चक्कर में रुके रहेंगे तो पता चलेगा कि सालों भर आप रुके हैं। तो त्योहार के चक्कर में न रुकिए, त्योहार का काम है आना, वो चला भी जाएगा, लेकिन आपका जो समय बर्बाद हो रहा है वो ना तो आएगा, सिर्फ जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण समय है। अभी से आप लोग जितना ज्यादा पढ़ना शुरू करिएगा ना, एग्जाम के टाइम में उतना ही ज्यादा आपको सहूलियत मिलेगा। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग अभी से ही पढ़ना शुरू करें, ठीक है ना? हाँ ठीक है, अभी से ही पढ़ना शुरू करिए आप लोग। और जो बच्चे कहते हैं कि सर जी हम ऑफलाइन ट्यूशन जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, तो फिर तो उनकी समस्या एक अलग समस्या है, क्योंकि हमारा तो ये मानना है कि जो बच्चे टारगेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के प्रति सीरियस है, उनको कहीं और दूसरी जगह पे जाने की जरूरत है ही नहीं। और अगर आप जाते हैं तो ये आपका शौक है, ठीक है ना, आप अपने शौक से जा रहे हैं, अन्यथा आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उतने क्वालिटी कंटेंट के साथ हम आपको पढ़ाते हैं कि आप कहीं से भी पीछे न रह पाइएगा, सबसे आगे आप रहेंगे, इतना तो विश्वास है हमें। तो अब अपनी शौक से जा रहे हैं तो वो अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य विशेषता के बारे में प्यारे बच्चे हम लोग बात करते हैं। मुख्य विशेषता, 2 मुख्य विशेषता आप लोग बताइए तो। हाँ, हम पूछ रहे थे कि मुख्य विशेषता, आप लोग जल्दी से 2 मुख्य विशेषता हमें बता दीजिए। जो भी बच्चे यहां पे जुड़े हुए हैं, आप लोग 2 मुख्य विशेषता बता दीजिए। गैस की उत्पत्ति होती है, ताप में परिवर्तन होता है, बहुत बढ़िया, हम आप लोग को बहुत कुछ बताए थे बाबू, ठीक है ना। रंग में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, अवक्षेप बनता है, गैस का निर्माण होता है, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। हम आप लोग को बताए थे कि गैस का उत्पत्ति हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्पत्ति हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा हम आपको क्या बताए थे, अवक्षेप बन सकता है, दूसरा बताए थे अवक्षेप बन सकता है, ठीक है ना, अवक्षेप बन सकता है, ये हम आपको बताए थे। तीसरा बताए थे कि रंग परिवर्तन हो सकता है, रंग परिवर्तन हो सकता है। चौथा क्या बताए थे बाबू, चौथा हम आप लोगों को बता दिए थे कि ताप में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है। और 5वां नंबर बताए थे कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है और अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो आप लोगों को हम बताए थे रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता। चलिए कुछ सवाल और हम आपसे पूछ लेते हैं जो कि हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे। एक चीज पूछते हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बताओ बाबू जल्दी से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बताइए जल्दी से, फटाफट से आप लोग सूत्र बताते जाइए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बता दीजिए आप लोग। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए। ये सब हम आपको पिछली क्लास में बोले थे कि याद कर लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप लोग बता दीजिए। जल का सूत्र बता दीजिए आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है जल्दी से आप लोग बता दीजिए। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए।
ये सब सूत्र आप लोगों को हम पिछली क्लास में बोले थे कि बिना याद किए हुए मत आइएगा, तो ये सब सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। तो जल्दी से एक बार बताइए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। H2O होता है सर जी जल का। जल का तो सबका सही है कि H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी बता दीजिएगा कि गुरुजी CO2 होता है। लेकिन और ऊपर वाला कौन बताएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कौन बताएगा भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्यारे बच्चे हम आप लोगों को बताए थे HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। ये सब बताए थे ना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, तो CaCO3 हो गया। तो ये सब सूत्र हम आपको बोले थे कि याद कर लीजिएगा आप लोग। जब तक आप लोग फॉर्मूला नहीं याद करिएगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है। मैथ और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बिना फॉर्मूला याद किए आप कल्पना छोड़ दीजिए कि हम कभी केमिस्ट्री सीख पाएंगे। और अगर सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री हार्ड है, नहीं पढ़ेंगे, तो ये समझ लीजिए कि फिर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ 10वां में नहीं, आपको 11वां 12वां, जब तक आपका जॉब न लग जाएगा, जब तक नौकरी न लग जाएगा, तब तक आपका पीछा करते रहेगा। तो इसलिए केमिस्ट्री से आप बच भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए सामना करना सीखिए। तो ये सब प्यारे बच्चे हम आप लोगों को पिछली क्लास में ही क्या किए थे, बता दिए थे। ठीक है ना, ये सब हम आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिए थे। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करते हैं रासायनिक समीकरण। देखो अब चैप्टर का हमारा नाम क्या था? चैप्टर का हमारा नाम क्या था, जरा देखिएगा ध्यान से। हमारा जो चैप्टर का नाम था क्या था? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो हम आपको बता दिए। अब प्यारे बच्चे हम लोग समीकरण के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। अब हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? जल्दी जल्दी से आप लोग लिखिएगा। बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, क्या लिखते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन के बारे में अब आपको हम बताने वाले हैं। सर 2026 के बैच में कैसे ज्वाइन करें? आपको बताए थे ना कि टॉपर बैच है जो कि टारगेट बोर्ड के एप्लीकेशन पे मिलेगा। सर इसको नोट भी करना है। बाबू तो कहा लगे पढ़ा रहे हैं, जब नोटे नहीं करिएगा तो क्यों पढ़ा रहे हैं? नोट करने के लिए ना पढ़ा रहे हैं। आप लोग को हम बोले थे कि एकदम फ्रेश एक कॉपी बना लीजिएगा और उस कॉपी में आप लोगों को लिखना है। बताए थे कि नहीं बताए थे? कॉपी आप लोग बनाए हैं? आप लोगों को हम बोले थे कि कॉपी एकदम बढ़िया बना लीजिएगा और कॉपी में प्यारे बच्चे आप लोगों को लिखना है। तो कॉपी आप लोग बढ़िया से जरा तैयार कर लीजिए। ठीक है ना, अगर कॉपी तैयार नहीं किए है ना तो कॉपी तैयार कर लीजिए और उसी कॉपी में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ बाबू, अगर हम यहां पर लिखें एक समीकरण लिखते हैं, जरा देखिएगा। अगर हम यहां पर लिखें कि हाइड्रोजन, अगर हम यहां पर लिखें कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो इससे बनेगा जल। इससे क्या बनेगा? जल बनेगा। ये तो हम लोग थ्योरी जानते हैं ना, ये तो हम लोग थ्योरी जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जल बनेगा। चाहे फिर दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं, अगर प्यारे बच्चे कार्बन और ऑक्सीजन, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ मिला दें तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये सब तो प्यारे बच्चे हमें थ्योरी पता है, ये तो थ्योरी पता है हमको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जल बनेगा। ये हमको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन जब हम लोग इसको लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं, शब्द में नहीं लिखते हैं, सूत्र के माध्यम से लिखते हैं या संकेत के माध्यम से लिखते हैं।
बताओ बाबू, जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां पर शब्द में लिखते हैं कि सूत्र में लिखते हैं? जल्दी से बताइए, शब्द में लिखते हैं कि सूत्र में लिखते हैं? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो आपको पता होगा कि शब्द में ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लोग सूत्र के रूप में लिखते हैं। यानी कि अगर हमको इसका लिखना हो, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोगों को इसका लिखना हो, ए भाई, अगर हम लोगों को इसका लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर हम लोगों को इसको लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चे? अगर हम लोगों को ये लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे पता है? हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन है तो H2 लिखेंगे, और प्लस में ऑक्सीजन है तो O2 लिखेंगे, और जल बन रहा है तो H2O लिखेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि सूत्र के माध्यम से, संकेत के माध्यम से लिख रहे हैं। समझिएगा जरा ध्यान से हम क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर्मूला के माध्यम से लिख रहे हैं, ना कि हम लोग शब्द के माध्यम से लिखते हैं। थ्योरी हम लोग नहीं लिखते हैं समीकरण में। जब भी हम लोग समीकरण लिखते हैं तो सूत्र लिखते हैं, संकेत के माध्यम से लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन का संकेत O होता है तो O लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है तो O2 लिख रहे हैं। यानी कि जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो यहां पर सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक कार्बन है तो कार्बन का संकेत क्या होता है? C होता है प्लस में। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। तब जाकर के प्यारे बच्चे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये सूत्र हो गया CO2। यानी कि जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो शब्द के रूप में न लिख करके संकेत और सूत्र के रूप में लिखते हैं। यानी कि जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको यदि हम लोग संकेत या सूत्र के माध्यम से लिखते हैं, और जब वो नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है ना? तो अगर रासायनिक समीकरण का परिभाषा पूछ दे प्यारे बच्चों तो क्या लिखेंगे? समझिएगा जरा ध्यान से। अगर रासायनिक समीकरण का परिभाषा पूछ दे तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से, रासायनिक समीकरण का परिभाषा। रासायनिक समीकरण का परिभाषा जरा ध्यान से समझिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे हम लोग लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों या सूत्रों की, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना ही, संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट में लिखना, संक्षिप्त निरूपण करना ही, संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यही चीज तो प्यारे बच्चे हम आपको पढ़ा रहे थे। सुनिएगा जरा ध्यान से, यही चीज तो हम आप लोग को बता रहे थे। ठीक है ना? कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे मान लिया जाए कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, दो अभिकारक भाग ले रहे हैं तो एक उत्पाद बन रहा है, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं? सूत्र के माध्यम से या संकेत के माध्यम से निरूपण करते हैं। यानी सूत्र के माध्यम से या संकेत के माध्यम से लिखते हैं, और तब उसको प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बताओ बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अगर सूत्र या संकेत के माध्यम से संक्षिप्त रूप में निरूपण करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बताओ बाबू, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये वाला आप लोगों का? जल्दी से सब बच्चे बताइए, क्या आप लोगों का कमेंट पूरा हुआ? कमेंट नहीं भाई, क्या आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताओ बाबू। सभी बच्चे एक बार जल्दी से बताइए। और यहां पर ध्यान से जरा देखिएगा, यह जो प्यारे बच्चे हम लोग शब्द के रूप में आगे ऐसे पढ़ना होता है, हालांकि एग्जाम में यह चीज पूछता नहीं है। जैसे देखिएगा जरा ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं कि शब्द के माध्यम से अगर इस प्रकार से लिख रहे हैं तो इसको प्यारे बच्चे हम लोग शब्द समीकरण भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? शब्द समीकरण। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को अगर शब्दों के रूप में लिखते हैं तो इसको हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। और अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के माध्यम से लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के माध्यम से लिखते हैं तो इसको प्यारे बच्चे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। बोलो बाबू, समझ में आ गया? लेकिन केमिस्ट्री में शब्द समीकरण ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोगों को रासायनिक समीकरण ही पढ़ना होता है। समझ में आ रहा है बाबू? ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। एकदम आराम आराम से हम पढ़ा रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। हड़बड़ाहट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों हड़बड़ा करके पढ़ाना? समय पर आपका सिलेबस खत्म कराएंगे, ठीक है ना? समय पर आपका सिलेबस खत्म होगा, ध्यान रखिएगा। तो हड़बड़ा करके पढ़ना ही नहीं है, एकदम आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है ना? एक कहावत है बाबू, ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि सब कुछ धीरे धीरे होता है, हड़बड़ा करके कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ धीरे धीरे होता है। एक माली 1 वर्ष तक 100 घड़ा को सींचता है, तब जाकर के उसमें से फल फूल निकलता है। अगर एक के दिन खूब पानी से उसको सींच देगा तो क्या एक दिन में फल निकल जाएगा? नहीं ना। वैसे अगर एक के दिन आपको हम सब कुछ पढ़ा देंगे तो फल नहीं निकल जाएगा, धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो फल निकलेगा, ठीक है ना? धीरे धीरे चलिए लेकिन लगातार चलिए तो जीत होता है। कछुआ और खरगोश का कहानी सुने होंगे। कछुआ खूब धीरे धीरे चला, जीत गया। खरगोशवा खूब तेजी में दौड़ा लेकिन जल्दी थक गया। तो इसलिए आराम आराम से चलना है लेकिन पूरा करना है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। आज के मैच में कौन जीतेगा? हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद। ये कैसे बच्चे हैं, इनको सिलेबस से ज्यादा मैच की चिंता है? बताओ भाई, ये कैसे बच्चे हैं कि इनको सिलेबस से ज्यादा मैच की चिंता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? पता है, आप लोगों के जैसे हम थे ना तो हमको भी मैच का थोड़ा शौक चढ़ता था कि मैच हम भी जरा देखें। लेकिन फिर धीरे 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 करके हमको ये एहसास हो गया, धीरे 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 कह के हमको ये एहसास हो गया कि नहीं, मैच बहुत गड़बड़ चीज है, ये फंसा रहा है लोगों को। वो तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी हम अपना काम छोड़ के उनको देख रहे हैं। तो इसलिए अब आपकी इच्छा, आप क्या करेंगे ना करेंगे अब आप खुद सोचिएगा, ठीक है ना? चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं बाबू। यहां तक समझ में आ गया शब्द समीकरण है सब? समझ में आ गया बाबू? यहां तक समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा। तो अगर शब्द के रूप में समीकरण लिखा हुआ है तो इसको शब्द समीकरण कहेंगे। संकेत और सूत्र के माध्यम से समीकरण लिखा हुआ है तो इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, अब जरा ध्यान रखिएगा, परिभाषा हम आपको बता ही दिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जरा एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा यहां पे कि जो रासायनिक समीकरण होता है यह 2 प्रकार का होता है। किसी बच्चे को पता है कि कौन कौन प्रकार होता है? बताओ बाबू जल्दी से। याद रखिएगा, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, रासायनिक समीकरण
रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है? रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है बाबू? तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। कौन कौन दो प्रकार का होता है? तो पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, ध्यान रखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, ध्यान रखिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। दो प्रकार का रासायनिक समीकरण होता है बाबू, ठीक है ना। एक होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित, ठीक है। अभी भी 300-400 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं। यानी कि लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना। क्लास अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करेंगे, जरूर करेंगे, बिना कहे हुए करना चाहिए आपको। अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं मतलब हम ये मान लें कि आपको क्लास पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर देर क्यों करना, जल्दी से आप तो कंप्लीट करिए, ठीक है ना। पुराने वाले क्लास अगर हमारे देख करके आते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा, कह सकते हैं दुगना फायदा होगा। तो जो बच्चे पिछले साल वाले क्लास को देख करके आते हैं ना, तो समझिए कि आपको दुगना फायदा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये रासायनिक समीकरण जो होता है वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब बाबू आगे आते हैं, आपको हम एक चीज बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लिया जाए हम यहां पर लिख रहे हैं H2, ध्यान से सुनिएगा, हम यहां पर लिख रहे हैं H2 + O2, तो क्या बन गया? H2O बन गया। अब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए यह जो समीकरण है यह संतुलित है कि असंतुलित है, तो आपको कैसे चेक करना है? सबसे पहले आपको चेक करने के लिए आना चाहिए ना कि आखिर कैसे चेक करेंगे कि जो समीकरण है ये संतुलित है कि असंतुलित है। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है बाबू? चेक करने के लिए सबसे पहले याद कर लेना है इसमें तत्व कौन कौन सा है। तो अगर आप इस समीकरण को देखेंगे तो इसमें दो गो तत्व है। कौन कौन दो गो तत्व है? एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। दो गो तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गो तत्व है ना। अब हम लोगों को देखना है इधर, यानी कि अभिकारक के तरफ हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। अभिकारक के तरफ हम लोगों को देखना है और दूसरा प्यारे बच्चे उत्पाद के तरफ हम लोगों को देखना है। समझिएगा जरा ध्यान से, अगर अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ किसी भी तत्व के परमाणु की संख्या अगर बराबर है तो उसको कहेंगे कि समीकरण संतुलित है। अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि समीकरण संतुलित नहीं है। जैसे देखिए हम बात करते हैं पहले हाइड्रोजन का, तो प्यारे बच्चे हाइड्रोजन इधर क्या गो है जी? जल्दी से बताइएगा आप लोग। इधर हाइड्रोजन क्या गो है? दो गो, यानी कि अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन जो है वो दो गो है, अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन दो गो है। अच्छा, अब हाइड्रोजन उत्पाद के तरफ क्या गो है? उत्पाद के तरफ हाइड्रोजन भी दो गो है, यानी कि हाइड्रोजन तो बराबर है, उत्पाद के तरफ भी परमाणु का संख्या दो गो और अभिकारक के तरफ भी परमाणु का संख्या दो गो, यानी कि परमाणु का संख्या हाइड्रोजन का दोनों तरफ बराबर है। तीर के निशान के दोनों तरफ हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो बराबर है। अच्छा, अब आते हैं उत्पाद में, अब आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन प्यारे बच्चे अभिकारक के तरफ के गो है? दो गो, और इधर उत्पाद के तरफ ऑक्सीजन के गो है? एक गो। अब देखिए हाइड्रोजन तो हमारा बराबर था, जरा समझिएगा जरा ध्यान से, हाइड्रोजन तो हमारा बराबर था लेकिन ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है। ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो अगर प्यारे बच्चे दोनों तरफ कोई एक भी तत्व का परमाणु संख्या अगर बराबर नहीं है तो हम लोग इसको कहेंगे कि यह असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। समझ में आ गया? यह क्या है? असंतुलित है। बोलो बाबू, क्लियरली समझ में आया आप लोगों को? यहां से बताइए हाँ या ना। यह बताओ बाबू, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर?
संतुलित और असंतुलित की पहचान कैसे करते हैं, अब समझ में आया। अब मान लिया जाए, जरा समझिएगा जरा ध्यान से, अब एक चीज और बता रहे हैं, एक एग्जांपल और दे रहे हैं, एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल है Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 से बन गया MgO। क्या बन गया बाबू? MgO। अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, मतलब कौन कौन सा तत्व है। समझ में आ गया ना, कौन कौन सा पदार्थ है इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक समीकरण में कौन कौन सा पदार्थ जो है वो अभिक्रिया कर रहा है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि इस रासायनिक समीकरण में कौन कौन सा पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है। तो अगर तत्वों के बारे में अगर बात किया जाए तो कौन कौन सा तत्व है बाबू? एक तो Mg है, एक तो Mg है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब दो गो तत्व है, एक तो मैग्नीशियम है और दूसरा प्यारे बच्चे ऑक्सीजन है। चलिए अब इधर वाले को और इधर वाले को देखना है कि बराबर है कि नहीं है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के तरफ हम लोगों को देखना है कि तत्वों का परमाणु बराबर है कि नहीं है। अभिकारक और उत्पाद के तरफ हम लोगों को देखना है कि बराबर है कि नहीं है। चलिए मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। इधर मैग्नीशियम के गो है बाबू? आप कहिएगा कि गुरुजी एगो है। चलिए मैग्नीशियम इधर एगो है, इधर मैग्नीशियम के गो है? मैग्नीशियम एक गो ना है, मैग्नीशियम एगो है, मैग्नीशियम तो बराबर है। ऑक्सीजन इधर के गो है? दूगो। तो गुरुजी इधर दूगो ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन के गो है? एगो। इधर ऑक्सीजन है एगो। ले भाई फिर नहीं बराबर हुआ, फिर ये बराबर नहीं हुआ। समझिएगा जरा ध्यान से। तो प्यारे बच्चे ये क्या हो गया? असंतुलित हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो जहां पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन बराबर नहीं है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? तुरंत हम लोग इसको कहेंगे कि यह असंतुलित है। असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब चलिए इसी को संतुलित करके हम देखते हैं। अब इसी को हम संतुलित करके देखते हैं, आपको तुरंत समझ में आएगा। अब कहिएगा कि संतुलित है कि नहीं है। मान लेते हैं यहां पर है 2H2 प्लस O2 से बन गया, 2H2 प्लस O2 से क्या बन गया? H2O। इसके पहले 2 लगाना पड़ेगा। अब बताओ बाबू, अब चलिए जरा देख लेते हैं। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर H2O है, H2O है। एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, अगर H2O एक पूरा फॉर्मूला है, H2O क्या है? एक पूरा फॉर्मूला है। अगर प्यारे बच्चे इसके पहले दू लगा हुआ है, इसके पहले अगर दू लगा हुआ है तो पहले दू न है, मतलब ये हाइड्रोजन के लिए भी दू है और ऑक्सीजन के लिए भी, दोनों के लिए ये अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान से सुनिएगा, अगर पहले दू लगा हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर हम लिखते हैं HCl, इसके पहले दू है तो ये पूरा के लिए दू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो प्यारे बच्चे अब चलिए जरा हम आपको बताते हैं। अब यहां पर आपको देखना है कि कौन कौन सा तत्व है, कौन कौन सा तत्व है। तो तत्व यहां पर कौन कौन है बाबू? हाइड्रोजन है और क्या क्या है? ऑक्सीजन है। चलिए अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ हम लोगों को देखना है। तो यहां पे ये क्या हो गया? अभिकारक। अभिकारक। इधर क्या हो गया? उत्पाद। इधर क्या हो गया? उत्पाद हो गया। तो प्यारे बच्चे अभिकारक की तरफ देखते हैं कि अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन क्या है, जरा बताइएगा। यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है? 2H2 ऐसे है ना। अब यहां पर किस तरीके से गिनती करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इस तरीके से रहेगा तो यहां पर परमाणु का संख्या दोनों में गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन 4 गो हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर प्यारे बच्चे यहां पर रहता 6H2 तो बताइए ये हाइड्रोजन क्या गो रहता? अगर 6H2 रहता तो यहां पर 6 दूनी 12 गो हो जाता, गुना हो जाता है। जो आगे लगल है, जो उसके साथ बाद में लगल है, तो दोनों में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो जैसे मान लिया जाए कि यहां पर रहता H2 है, इसके पहले अगर हम 5 लगा दिए तो ये 5 दूनी 10 को हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 10 को हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहां पर हाइड्रोजन के पहले भी 2 लगल है, बाद में भी 2 लगल है, यानी कि 2 दूनी क्या हो गया? 4 गो। तो इसलिए प्यारे बच्चे हम यहां पर 4 लिख दिए। समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन इधर क्या गो है? अभिकारक की तरफ 4 गो है। इधर भी हाइड्रोजन क्या गो हो जाएगा? 4 गो हो जाएगा। इधर भी हाइड्रोजन क्या गो हो जाएगा? 4 गो हो जाएगा। अब चलिए हाइड्रोजन का तो बराबर हो गया। ऑक्सीजन का देखते हैं। इधर ऑक्सीजन क्या गो है? इधर ऑक्सीजन 2 गो है। इधर ऑक्सीजन 2 गो है। इधर ऑक्सीजन क्या गो है? ऑक्सीजन जरा ध्यान से देखिएगा, चूंकि 2 इस सब के पहले लगा हुआ है,
क्योंकि दू जो है वो पहले लगा हुआ है, तो पहले जब लग जाता है तो अभी हम आपको बताए हैं कि अगर पहले लग जाता है तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, दोनों के लिए काम करेगा। यानी कि प्यारे बच्चे, दू हाइड्रोजन के लिए भी बढ़ेगा और दू ऑक्सीजन के लिए भी बढ़ेगा। तो इधर भी अगर ऑक्सीजन दूगो है तो इधर भी तो ऑक्सीजन दूगो है, यानी कि इधर भी ऑक्सीजन दूगो है। समझ में आया? यानी कि हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बराबर है और ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बराबर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह जो है यह संतुलित है। क्या कहेंगे? यह संतुलित समीकरण है। यह क्या है बाबू? संतुलित समीकरण है। चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है ना? एक और देखते हैं। जैसे मान लिया जाए 2mg प्लस O2 से बन गया 2mgO। 2mgO। पहले तो देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें तत्व है। कौन कौन सा तत्व है भाई? तो इसमें Mg तत्व है और कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। अब चलिए अभिकारक और उत्पाद की तरफ हम लोगों को मिलाना है, तो इधर लिखते हैं अभिकारक। अभिकारक इधर क्या है बाबू? उत्पाद। उत्पाद है। चलिए अब जरा बताइएगा आप हमको, अभिकारक में Mg के गो है? Mg के बारे में पहले हम बात कर रहे हैं। Mg अभिकारक की तरफ के गो है? दूगो। चलिए बहुत बढ़िया। इधर Mg के गो है? पहले लगा हुआ है, तो Mg के लिए भी दूगो है और ऑक्सीजन के लिए भी दूगो है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लिया जाए कि MgO है, इसके पहले दू लगा दिए, तो ई वाला जो दू है ना, Mg के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। समझिएगा जरा ध्यान से। यानी कि Mg भी कहेगा कि हम दूगो हैं, ऑक्सीजन भी कहेगा कि हम दूगो हैं, दोनों के लिए लग जाएगा ही, ठीक है ना? तो यहां पर अगर मैग्नीशियम अभिकारक के तरफ दूगो है, तो बताओ बाबू उत्पाद के तरफ मैग्नीशियम के गो है? उत्पाद के तरफ भी दूगो है। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा हम लोग ऑक्सीजन का। इधर ऑक्सीजन के गो है? दूगो। इधर ऑक्सीजन दूगो, इधर भी ऑक्सीजन, क्योंकि शुरू में पहले दू लगा हुआ है, तो इधर भी ऑक्सीजन दूगो। यानी कि प्यारे बच्चे, मैग्नीशियम भी दोनों तरफ बराबर और ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बराबर, तो हम कहेंगे कि यह संतुलित है। हम कहेंगे कि यह क्या है? हम संतुलित है। और आप लोगों को इतना लिख करके नहीं, डायरेक्ट समझ लेना है, मन में एकदम बैठा लेना है। इधर मैग्नीशियम दूगो, इधर मैग्नीशियम दूगो, इधर ऑक्सीजन दूगो, इधर ऑक्सीजन दूगो, समीकरण संतुलित है। इतना लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। समझ में आया? ये तो बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो इतना लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? इतना लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए इतना लिख दिए हैं। बताओ बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ या ना? बोलो जल्दी से। अब सभी बच्चे समझ में आ गए? सभी बच्चों को समझ में आ गया कि समीकरण को कैसे पहचानेंगे कि संतुलित है कि असंतुलित है? जल्दी से बताइए। सभी बच्चों को समझ में आ गया कि समीकरण संतुलित किसे कहेंगे और असंतुलित किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ, दोनों तरफ परमाणु की संख्या, दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या अगर बराबर है, दोनों तरफ अगर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है तो उसको संतुलित कहेंगे। लेकिन अगर दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर नहीं है तत्वों का, तो उसको असंतुलित कहेंगे। बताओ बाबू। यस सर से बढ़िया हमको लगेगा यस भैया आप लोग बोलिएगा तब। हाँ भैया, ठीक है ना? अरे भैया कहने पर वो फीलिंग आता है अलग, ठीक है ना? तो यस सर तो लिख रहे हैं, सही बात है, लेकिन बीच बीच में ना यस भैया भी लिख, हाँ भैया लिख दिया करिए। अरे यस सर ये सब अंग्रेजी से बढ़िया हाँ भैया लिखिए, एकदम हिंदी में गजब फीलिंग आएगा, ठीक है ना? बताओ बाबू, यहां तक सब कुछ क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर? यस और नो? चलिए भाई, बहुत बढ़िया सर जी, एकदम जबरदस्त। सब बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले परिभाषा देख जरा चेक कर लेते हैं। अभी तो ढेर सारा समीकरण संतुलित करने के लिए आपको देंगे, अभी चिंता ना करिए। अभी तो इतना सारा समीकरण संतुलित कराएंगे ना कि सीख जाइएगा यहीं पर आप लोग कि कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग अब परिभाषा देख लेते हैं संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण का। तो सबसे पहले बात करते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण।
संतुलित समीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित समीकरण का, कि संतुलित समीकरण कहेंगे किसको। लिखेंगे हम लोग वह रासायनिक समीकरण, वह लिखेंगे बाबू हम लोग, जरा ध्यान से सुनिएगा, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और, जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के, दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के, दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं, दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बताओ बाबू, यहां तक समझ में आ गया? बताओ बाबू, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, हाँ या ना बताइए जल्दी से। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से बता दो भाई, हाँ या ना। बोलो बाबू, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? जैसे मान लिया जाए, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, फिर बाद में तो फिर बड़का बड़का एग्जांपल लेवे करेंगे। जैसे क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं हम लोग 2H2 प्लस O2 से बन गया 2H2, ये हो गया, ठीक है ना। Mg प्लस O2 से बन गया 2MgO, यहां पे 2 लगा दिए। तो ये सब क्या है? समीकरण संतुलित है, ये सब समीकरण संतुलित है। अब प्यारे बच्चे आते हैं इसके अलग, ये तो हो गया हमारा क्या, संतुलित समीकरण। अब बात करते हैं असंतुलित समीकरण का। अब किसका बात करेंगे? दूसरा नंबर। अब बात करते हैं असंतुलित। सुनिएगा, ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ऐसा करते हैं ना, इसी को हम कॉपी करते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं। सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम यहां पे क्या करते हैं, बस संतुलित समीकरण तो हम आप लोगों को सिखा ही दिए हैं। अब क्या करते हैं, बस इसके आगे आ लगा देते हैं। क्या हो गया? असंतुलित। तो लिखेंगे असंतुलित समीकरण, क्या लिखेंगे? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। लिखेंगे कि दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं, लिखेंगे तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। लीजिए, इसमें सिर्फ नहीं लग गया, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे असंतुलित। उसे क्या कहेंगे? असंतुलित। उसे क्या कहेंगे बाबू? असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। सीधे उसका उल्टा कर देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है।
सीधे हम उसका उल्टा कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है। यानी कि हम लोग संतुलित समीकरण में लिख रहे थे, जरा ध्यान से सुनिएगा हम लोग। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी बदल जाएगा ना, इसका एग्जाम्पल भी बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? यहां पर H2 प्लस O2 से बन गया H2O, ये असंतुलित है, यहां पर इसको कर देंगे संतुलित है। यहां से ना इसको हटा दीजिए, लो भाई हो गया क्लियर, ये असंतुलित बन गया। तो प्यारे बच्चे संतुलित क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ अगर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अगर अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या अगर बराबर है तो उसको कहेंगे संतुलित समीकरण। और अगर दोनों तरफ यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या अगर बराबर नहीं है तो उसको कहेंगे असंतुलित समीकरण। बताओ बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी से बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यस और नो? जल्दी से बताओ बाबू। जल्दी से बताओ बाबू, यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया? सभी बच्चे जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां तक सब कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। सभी बच्चों का क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ बाबू जल्दी से। भाई क्या बात है, ये होता है असली मजा कि एकदम पूरा डबल सी से कमेंट भर गया। कॉन्सेप्ट क्लियर सर, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये सब ना है असली मजा, जब पढ़ाएं और पूरा समझ में आ जाए तब कहते हैं कि अरे भाई पढ़ाने का जो मतलब है वो पूरा हो गया। ठीक है ना? एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो पढ़ाए और वो चीज बच्चों को एकदम खेल खेल में समझ में आ जाए। समझ में आ गया ना? देखिएगा ना, पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, आपको लगेगा कि वाह कितना आसानी से पूरा चैप्टर पार कर गया, हमें तो पता भी नहीं चला। ठीक है ना? पूरा चैप्टर पार कर जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताओ बाबू, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? चलिए, अब हम आपको ढेर सारा समीकरण देते हैं और उसको संतुलित करने के लिए आपको देते हैं, और आप लोग जरा हमको संतुलित करके बताइएगा। ठीक है ना? ढेर सारा समीकरण देंगे, उसको संतुलित करके आप लोग हमें बताइएगा। चलिए एकदम शुरू हो जाइएगा जल्दी जल्दी से। ठीक है ना? शुरू हो जाइएगा। जैसे सबसे पहला नंबर H2O2 वाला तो हटा देते हैं, वो तो बहुत सारा बता दिए, बहुत सारा हो गया। चलिए Fe मतलब लोहा, प्लस में अगर प्यारे बच्चे इसमें हम जल मिलाते हैं, अगर कोई लोहा का कांटी है, लोहा का कांटी में अगर पानी मिलाएंगे, चाहे लोहा के कांटी पर अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा? बताओ बाबू, लोहा के कांटी पर अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? पता है, ये हो जाएगा Fe प्लस H2O है तो Fe2O3 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है ना? अब आप हमें जरा बताइए, इसको हम संतुलित करेंगे तो कैसे करेंगे? संतुलित करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एकदम अंदाजे में सोच लेना है, अपने मन में सोचना है। इधर Fe के गो है बाबू, सोचिएगा जरा ध्यान से। इधर Fe के गो है एगो, इधर Fe के गो है दूगो, तो हमको सबसे पहले इधर 2Fe लगाना पड़ेगा। एकदम कैसे सोचना है, एकदम जल्दी में कैसे समीकरण को संतुलित करना है, समझिएगा जरा ध्यान से। इधर Fe एगो और इधर Fe के गो, Fe2 लिखल है ना, तो इधर Fe दूगो। अगर इधर हमको बराबर करना है तो इधर भी हमको दूगो करना पड़ेगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी दू इधर नहीं लिखाता है, कभी भी दू बाद में नहीं लिखाता है। जब भी दू लिखाता है तो पहले लिखाता है, यह बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर प्यारे बच्चे क्या लिखाएगा? 2Fe मतलब Fe पहले, Fe के पहले दू लगेगा। चलिए योजक चिन्ह देंगे, मतलब प्लस देंगे। अब जरा देखिएगा, इधर H2O है, इधर हाइड्रोजन दूगो, इधर हाइड्रोजन दूगो। चलो भाई हाइड्रोजन तो बराबर है। इधर ऑक्सीजन एगो और इधर ऑक्सीजन 3 गो। अरे बाप रे बाप, इधर ऑक्सीजन 3 गो ना हो गया बाबू। तो इधर जरा ध्यान से देखिएगा, इधर ऑक्सीजन 3 गो, इधर ऑक्सीजन 3 गो, इधर ऑक्सीजन एगो। तो यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा पता है? यहां पर ऑक्सीजन एगो, यहां पर ऑक्सीजन 3 गो, तो हमको शुरुआत में लगाना पड़ेगा 3 और यहां पर होगा H2O। अब जरा देखिएगा ध्यान से, हिसाब किताब करते जाना है, मन में ही सब कुछ करते जाना है। ठीक है ना? अब जरा देखो बाबू, इधर Fe दूगो हो गया, तो Fe का तो काम तमाम है।
ऑक्सीजन हम बराबर कर लिए, लेकिन जब ऑक्सीजन बराबर कर लिए तो हमारा हाइड्रोजन प्यारे बच्चे गड़बड़ा गया। हमारा हाइड्रोजन क्या हुआ, गड़बड़ा गया। चूंकि इधर अब इधर हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6 गो, और इधर हाइड्रोजन क्या गो हो गया, इधर हाइड्रोजन तो प्यारे बच्चे क्या गो हुआ जी, 2 गो हुआ। यहां तो गड़बड़ा गया। अब इसके लिए हमको यह काम करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन उधर है 3 गो, ठीक है ना, Fe3, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तब ना कहें Fe3O4 होगा, ये कोई सूत्र थोड़े होता है इसका। Fe3O4 Fe3O4 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर होता है, यहां पर हो जाएगा 3Fe, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया था फॉर्मूला लिखने में, Fe2O3 लिख दिए थे, जबकि फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है ना। तो अब देखिए इधर Fe के गो 3 गो, इधर भी हमको लिखना पड़ेगा Fe 3 गो, इधर भी हमको लिखना पड़ेगा 3Fe। चलिए Fe दोनों तरफ बराबर हो गया, प्लस में ऑक्सीजन इधर 4 गो है, इधर ऑक्सीजन 1 गो है, तो हमको 4 करने के लिए इधर 4H2O लगाना पड़ेगा। अब इधर ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर हो गया 4 दूनी 8 गो। तो प्यारे बच्चे अब हमको क्या करना है, इधर लिख देना है पहले Fe3O4, समझिएगा जरा ध्यान से। अब जरा देखिए Fe भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन इधर 2 गो है, इधर हाइड्रोजन 4 दूनी 8 गो है, तो इधर भी हमको हाइड्रोजन 4 दूनी 8 करना पड़ेगा। हो गया समीकरण संतुलित, ठीक है ना। मिला करके देख लीजिए, यह जो समीकरण है यह असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है, लेकिन यह समीकरण क्या हो गया, यह समीकरण संतुलित हो गया, यह समीकरण संतुलित हो गया। देख लो बाबू मिला करके एक बार जल्दी से, आप लोग जल्दी से एक बार देख लीजिए कंफर्म हुआ। चलिए अगला नंबर देखते हैं, दूसरा जरा हम इशारों में दूसरा देख लेते हैं बाबू। अगर एक चलिए एकदम हल्का देते हैं, एकदम हल्का देते हैं, N2 + H2, ठीक है ना, N2 + H2 से बनता है NH3। चलिए यह एक असंतुलित समीकरण है, असंतुलित। चलिए तो इसको समीकरण को संतुलित करके जरा आप लोग हमें दिखा दीजिए जल्दी से। इसको आप हमें जल्दी से समीकरण को संतुलित करके जल्दी से दिखा दीजिए एक बार। इस समीकरण को संतुलित करके एक बार जल्दी से दिखाइए, ठीक है ना। इस समीकरण को संतुलित करके जितना जल्दी हो सके आप लोग हमें दिखा दीजिए। हाँ इसको संतुलित करके दिखाइए। चलिए हम आपको कितना देर का टाइम दे दें, आपको हम 40 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है ना, 40 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। चलिए टाइमिंग भी यहां पे लगा देते हैं भाई, हमारे पास सब सुविधा उपलब्ध है। चलो बाबू टाइमिंग हम शुरू करते हैं, 40 सेकंड का टाइम देते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चे बना करके भेजते हैं, ठीक है ना। अभी ढेर सारा बताएंगे, समीकरण को संतुलित असंतुलित ढेर सारा बताएंगे। 2 तरीका होता है समीकरण को संतुलित करने का, एक तो बीजगणितीय विधि होता है जो कि कहीं यूज पर नहीं आएगा ना, आप उस विधि से कहीं पर यूज करेंगे, और एक होता है तुक्का विधि, ठीक है ना। अन्यथा ये बस हिसाब किताब करना है कि दोनों तरफ कितना होगा। तो सब लोग इसी तरीके से बनाते हैं, तो हम लोग इसी तरीके से सीखेंगे भी, ठीक है ना। हाँ एक बीजगणितीय विधि होता है, अगर कहेंगे तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन कहीं पर वो यूज नहीं होता है, पूरे मैट्रिक एग्जाम में कहीं वो यूज नहीं होगा। चलिए इससे हम लोग देख लेते हैं एक बार। चलिए 40 सेकंड तो हो गया, अब हम प्यारे बच्चों इसको शुरू करते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, इधर N2, इधर प्यारे बच्चे नाइट्रोजन 2 गो, उधर नाइट्रोजन 1 गो। तो ऐसा करते हैं, तीर के निशान देते हैं, लिख देते हैं N2 + H2 से बन गया NH3। चलिए समीकरण को संतुलित करते हैं। अब समीकरण को फिर से एक बार लिख देते हैं, N2 + H2। चलिए अब समीकरण को संतुलित करते हैं, इधर नाइट्रोजन 2 गो, इधर नाइट्रोजन 1 गो, तो उधर संतुलित करने के लिए हमको इधर 2 लगाना पड़ेगा। चलो भाई 2 लगा दिए, इधर हमको 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगा दिए, तो नाइट्रोजन बराबर इधर नाइट्रोजन 2 गो, इधर नाइट्रोजन 2 गो। हाइड्रोजन का अब देख लेते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 गो और इधर हाइड्रोजन के गो 3 गो। अब इधर हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6 गो, क्योंकि 3 गो इधर है 2 गो इधर, तो 3 दूनी 6 गो, और यहां पर है बाबू 2 गो, तो यहां पर अगर हम 3 लगा देंगे तो इधर भी 6 गो, इधर भी 6 गो, इधर नाइट्रोजन 2 गो, इधर नाइट्रोजन 2 गो। लो भाई हो गया संतुलित।
ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये कितना आसान है बताओ तो, कितना आसान है बाबू, एकदम आसान है कि नहीं है। चलिए और अभी ढेर सारा भी आपको बताएंगे, ताकि जब तक आप लोगों को समझ में ना आ जाए तब तक बताते रहेंगे कि कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए तीसरा नंबर, Mg प्लस HCl। Mg प्लस HCl से बनेगा MgCl2 प्लस H2। अब इसको बाबू संतुलित करना है, इसको क्या करना है, संतुलित करना है। कैसे संतुलित करेंगे जरा एक बार जल्दी से आप हमको बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं समीकरण को संतुलित करके, समझिएगा जरा ध्यान से। पहले तो सेम यही चीज हम लिख देते हैं, Mg प्लस HCl से क्या बन रहा है, MgCl2 प्लस H2। अब जरा आप लोग जल्दी से देख लीजिए क्या लिखेंगे, इधर मैग्नीशियम एगो, इधर मैग्नीशियम एगो, बात बराबर, मैग्नीशियम का काम खत्म। इधर हाइड्रोजन एगो, उधर हाइड्रोजन दूगो, तो बाबू बराबर करने के लिए यहां पर हमको दू लगाना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, मैग्नीशियम बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब बच गया क्लोरीन यानी कि Cl, तो Cl इधर जब दू लगा दिए तो Cl इधर दूगो, इधर भी पहले था Cl दूगो, मामला हो गया फिनिश, यानी कि यह समीकरण हो गया संतुलित। बताओ बाबू क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना? यस सर। अच्छा कितने बच्चों को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बताइए, कितने बच्चों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से लिखिए कि यस सर समझ में आ गया। जिनको नहीं आता है ना वो अलग अलग तोड़ तोड़ करके लिखेंगे, जिनको नहीं आता है वो अलग अलग तोड़ तोड़ करके लिखिएगा, तब आपको अच्छे तरीके से आएगा। हाँ बिल्कुल, अलग अलग तोड़ तोड़ के लिखिएगा तो समझ में आएगा। जैसे चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है ना। ऐसा समीकरण का ढेर सारा एग्जांपल आपके किताब में भी मिलेगा, किताब से भी आप लोग बना सकते हैं। चलिए चौथा नंबर, बाबू जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, एक हम आपको दे रहे हैं, आप लोग जरा समझिएगा। KClO3, KClO3 से बन रहा है KCl प्लस में O2। चलिए इसका जल्दी से आप लोग बताइए तो, हाँ इसका जल्दी से बताइए। अब देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सा तत्व है। तो इसमें कौन कौन सा तत्व है बाबू, तो आपको देखना है कि इसमें कौन कौन सा तत्व है। K हो गया, Cl हो गया और O हो गया, 3 गो तत्व है ना। अब आप लोग जरा देख लीजिए ना, इधर लिख देते हैं अभिकारक और इधर लिख देते हैं उत्पाद, ठीक है। चलिए इधर पोटेशियम के गो है एगो, इधर पोटेशियम के गो है एगो, इधर Cl के गो है एगो, इधर Cl के गो है एगो, इधर ऑक्सीजन के गो है 3 गो, इधर ऑक्सीजन के गो है 2 गो। यानी कि हमको पोटेशियम और क्लोरीन को जरूरत नहीं है संतुलित करने का, ऑक्सीजन को हमको संतुलित करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए इधर ऑक्सीजन है 3 गो, इधर ऑक्सीजन है 2 गो। तो प्यारे बच्चों बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम लगा दें 2KCl, 2KCl अगर हम यहां पे लगा दें तो यहां पर भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो इधर 3 दूनी 6 गो, यहां पे लगाना पड़ेगा 3। जरा देखिए तो अब ध्यान से, अब इसको फिर से हम लिखने का प्रयास करते हैं, जरा देखिएगा बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा देखिएगा, इधर पोटेशियम के गो 2 गो, इधर पोटेशियम के गो 2 गो, इधर क्लोरीन के गो 2 गो, इधर क्लोरीन के गो 2 गो, इधर ऑक्सीजन के गो 3 दूनी 6 गो, इधर ऑक्सीजन के गो 3 दूनी 6 गो। लो भाई बराबर हो गया बाबू, बराबर हो गया, देख लीजिए हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, वाह बहुत बढ़िया सर जी, आप बड़ा मस्त पढ़ाते हैं। अच्छा ये बात है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। चलिए ढेर सारा एग्जाम्पल है, जितना एग्जाम्पल कहेंगे उतना एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। तो बताओ बाबू यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया, हाँ या ना? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए हाँ या ना।
तो अगर समीकरण रहेगा संतुलित करने के लिए तो आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, यस और नो। अगर समीकरण को संतुलित करने के लिए दे दे तो क्या आप लोग समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा बाबू? चलिए बहुत बढ़िया, कर लीजिएगा। अब जरा एक बात हमको बताइए, ठीक है ना, एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर उठ रहा होगा। कौन सा प्रश्न उठ रहा है बाबू? समझिएगा जरा ध्यान से। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, इस समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? यह कितने बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहा है? यह प्रश्न कितने बच्चों के मन में उठ रहा है कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? यह प्रश्न कितने बच्चों के मन में उठ रहा है? जरा एक बार जल्दी जल्दी से आप हमको बता दीजिएगा। यह प्रश्न जो है यह कितने बच्चों के मन में उठ रहा है कि समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? अगर हम समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या समीकरण को वाकई में संतुलित करना जरूरी है? नहीं करेंगे तो क्या होगा? छोड़ देंगे, इसी का हालांकि दिमाग उतना खपत करेंगे। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, और ये सिर्फ आपके मन में ही सवाल नहीं आ रहा है, आपके परीक्षा में भी यह सवाल आएगा कि समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसका सीधा एक जवाब है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसका सीधा एक जवाब है, याद रखिएगा। इसका जवाब होगा, क्या जवाब होगा पता है? जवाब होगा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, आवश्यक है। अब कहिएगा, आपके मन में एक सवाल आएगा कि गुरुजी ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का है। आपके मन में सवाल आ रहा है बाबू? जल्दी से बताइए, सवाल आना चाहिए। आपके मन में जितना सवाल आएगा ना उतना ही आप ज्यादा सीखिएगा। अगर आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है मतलब सीख नहीं रहे आप। सवाल आना बहुत जरूरी है, मन में सवाल आना चाहिए। पूछिए आप हमसे कि कैसे हुआ, काहे हुआ, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये क्यों हुआ, ये अगर ऐसे ना होकर के ऐसे होगा तो कैसे होगा। तो ये सब सवाल आप हमसे करते जाइए। जितना सवाल करिएगा उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब आपके मन में एक चीज सवाल आ रहा है कि गुरुजी आप तो ये बता दिए कि समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो आप बता दिए कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित करते हैं, लेकिन जरा हमको यह भी तो बता दीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है। चलिए आपको बताते हैं, जरा सुनिएगा, जरा ध्यान से समझाने का प्रयास करते हैं। देखो बाबू, जैसे मान लिया जाए हम आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दिए, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिए H2 + O2 से बन गया 2H2O, 2H2O बन गया, ठीक है ना। H2 + O2 से बन गया H2O, पहले हम सिर्फ H2O लिखते हैं पहले। आपको ये हम बहुत देर से समझा रहे हैं कि H2 + O2 से क्या बन गया, H2O बन गया। अब आप हमको जरा ये बताइए, इधर हाइड्रोजन है 2 गो, इधर हाइड्रोजन है प्यारे बच्चे 2 गो, इधर ऑक्सीजन है 2 गो और इधर ऑक्सीजन है 1 गो। आखिर एगो ऑक्सीजन में हुआ का? इधर जब ऑक्सीजन 2 गो था, इधर ऑक्सीजन का 2 गो परमाणु था, तो इधर भी 2 गो परमाणु होना चाहिए था ना। अभिक्रिया होगा तो ऑक्सीजन उड़ जाएगा, अभिक्रिया होगा तो ऑक्सीजन खत्म नहीं ना हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो नाश होता है और द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ अच्छी बात है, लेकिन घटना बढ़ना नहीं चाहिए परमाणु।
किसी भी तत्व का परमाणु घटना बढ़ना नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन का इधर 2 परमाणु है तो इधर भी 2 परमाणु होना चाहिए। यही बात कहता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। घट गया कैसे? नहीं घटना चाहिए। समझ आ गया ना? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो किसी तत्व का परमाणु घट सकता है और न तो किसी तत्व का परमाणु बढ़ सकता है। तो जब ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो आखिरी परमाणु घट कैसे गया? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि नहीं घटना चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए ही हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं कि आखिर परमाणु घटना नहीं चाहिए। बताओ बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर? यह होता है पढ़ाई का असली मजा। समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा, हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या लिखेंगे। चलो भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। देखो बाबू, नाम में लिखल है कि द्रव्यमान संरक्षण, यानी कि द्रव्यमान का संरक्षित होना जरूरी है। द्रव्यमान, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो उसमें द्रव्यमान का निर्माण होगा और ना तो द्रव्यमान का विनाश होगा। यानी कि अगर 4 गो द्रव्यमाणु है, अगर ऑक्सीजन का 4 परमाणु है तो 4 गो इधरो रहेगा उधरो रहेगा। 4 गो से 3 गो नहीं होगा, 4 गो से 5 गो नहीं होगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो नाश हो सकता है और न ही द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है। बोलो बाबू, समझ में आया? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो नाश हो सकता है और न ही निर्माण हो सकता है। तो लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्या लिखेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लिखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे हम लोग, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, और न ही विनाश होता है, और न ही विनाश होता। बताओ बाबू, समझ में आया? चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है ना, उसके दौरान किसी भी तत्व के परमाणु का न तो नाश होगा न तो विनाश होगा, न तो नाश होगा न तो निर्माण होगा, न तो विनाश होगा न तो निर्माण होगा। बताओ बाबू, समझ में आया? तो बोलो भाई, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं सर? वही तो बताए कि संरक्षण, ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यही हुआ। अगर पूछेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं तो यही लिखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। चलो भाई पूरे लिख देते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर ये लिखेंगे, ठीक है ना, उत्तर में यही लिखेंगे। समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं तो उत्तर में यही लिखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। एक बार सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। एक बार सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि गुरुजी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जल्दी से बाबू, एक बार सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि गुरुजी कॉन्सेप्ट क्लियर। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बताओ बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे वाह, समझ आ गया सर पूरा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अब समझ में आया कि समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं। समीकरण को इसलिए संतुलित करते हैं क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन किया जाता है।
ना तो द्रव्यमान का नाश होगा न ही निर्माण होगा। समझ गए ना ये बात को? तो ये बात को ध्यान रखिएगा। बोलो बाबू यहां तक कंप्लीट है। चलिए अब आज एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोग को हम छुट्टी करेंगे, ठीक है ना। अभी हम एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आप लोग का क्या कर देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, छुट्टी करेंगे। अब हम एक टॉपिक और पढ़ाएंगे और उस टॉपिक का क्या नाम है पता है? अब हम एक टॉपिक और पढ़ाएंगे और उस टॉपिक का नाम आपको पता है? उस टॉपिक को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। अब लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती, कौन कौन सी सूचनाएं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती। अच्छा ये बताओ, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मान लिया एक छोटा सा ही कोई अभिक्रिया लेते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। मान लिया जाए कि एक रासायनिक अभिक्रिया हम ले लिए, यही चलो छोटा सा ही ले लेते हैं, 2H2 प्लस O2 से बन गया 2H2। यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब आप लोग हमें यह बताइए कि इस रासायनिक अभिक्रिया जब हुआ, यह जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो यह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सा सूचना प्राप्त हुआ। सबसे पहला, ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सूचना प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा, कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है। पहला सूचना तो यही प्राप्त हुआ। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला सूचना प्राप्त हुआ कि कौन सा पदार्थ बन रहा है और कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता लगता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में हमें अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता लगता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है। लिखेंगे कि कौन सा, ये पहला सूचना प्राप्त होता है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है, और कौन सा नया पदार्थ बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। ये सबसे पहला चीज तो ये जानकारी हुआ। सबसे पहला चीज तो ये जानकारी हो गया कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है। तो भाई पता चला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में क्या पता लगा कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, तो इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, और कौन सा पदार्थ बन रहा है, तो जल बन रहा है। तो सबसे पहला सूचना तो यही प्राप्त हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है। अब की बार 400 पार, हे प्रभु 400 पार नहीं, अब की बार ध्यान रखिएगा, अब की बार आर चाहे पार, ठीक है ना। अब की बार 460 प्लस पार, अब की बार 460 प्लस पार। 400 पार से कुछ नहीं होगा, अब की बार 460 पार करना है, ठीक है ना। 400 प्लस से कुछ ना होगा, अब की बार 460 पार, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, टारगेट एकदम लेकर के चलना है कि 460 नंबर से ऊपर लाना है, समझ गए ना। हाँ ध्यान रखिएगा, अब की बार एकदम आर चाहे पार, 460 पार नहीं, आर चाहे पार, एकदम डू और डाई,
ध्यान रखिएगा एकदम। चलिए, तो सबसे पहला क्या हुआ, कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है। अच्छा, दूसरा क्या पता चलता है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से अभिकारक तथा उत्पाद की संख्या का पता लगता है कि भाई इधर 2 अभिकारक है तो 1 उत्पाद बना है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के संख्या का पता लगा। तो लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद के संख्या का पता लगता है। अभिकारक और उत्पाद के संख्या का पता लगता है। संख्या का पता लगता है। किस किस चीज का पता लगता है, अभिकारक और उत्पाद के संख्या का पता लगता है। इधर जैसे देखिए 2H2 और प्लस A2, मतलब 1 2 अभिकारक भाग ले रहा है और उत्पाद के गो बन रहा है, 1 बन रहा है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले तो हम लोग को यह पता लगता है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है। दूसरा यह पता लगता है कि अभिकारक और उत्पाद में संख्या कितना है, केगो अभिकारक भाग ले रहा है और केगो उत्पाद भाग ले रहा है। चलिए, तीसरा क्या पता लगता है बाबू, तीसरा पता लगता है परमाणु की संख्या। अभिकारक में कितने परमाणु भाग लिए और उत्पाद में कितना परमाणु बना। तीसरा पता लगता है कि अभिकारक में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यह पता लगता है कि अभिकारक में कितने परमाणु भाग लिए, अभिकारक में कितने परमाणु भाग लिए, अभिकारक में कितने परमाणु भाग लिए, अभिकारक में कितने परमाणु भाग लिए और कितना परमाणु बना, और कितना परमाणु बना, और कितना परमाणु बना, ये पता लगता है। ठीक है ना। अभिकारक में कितना परमाणु भाग लिया, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 4 गो परमाणु भाग लिया, ऑक्सीजन का 2 गो परमाणु भाग लिया, तब जल का परमाणु बना 2 गो। ठीक है ना। यानी कि हमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यह पता लगता है कि अभिकारक के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं और उत्पाद में कितने परमाणु हैं। क्या बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। जैसे देखो बाबू, सबसे पहला चीज क्या समझ में आया कि अभिकारक और उत्पाद की कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है। तो हम लोग को यह चीज देखना है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, और बना क्या, तो बाबू जल बना। तो रासायनिक अभिक्रिया से हमें यह पता लगता है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है। पहला यह पता चला। दूसरा क्या पता चला कि अभिकारक की संख्या केगो है, तो अभिकारक का संख्या 2 गो है, और उत्पाद का संख्या केगो है, तो उत्पाद का संख्या 1 गो है। तो दूसरा चीज तो यह पता चला। अब तीसरा चीज क्या पता चला, तीसरा पता चला कि किसी तत्व का केगो परमाणु अभिकारक में भाग ले रहा है और केगो परमाणु उत्पाद में बन रहा है। यानी कि हाइड्रोजन का 4 गो परमाणु भाग ले रहा है, ऑक्सीजन का 2 गो परमाणु भाग ले रहा है, तब H2O यानी कि जल का 2 गो परमाणु बन रहा है। तो तीसरा चीज हमें यह पता चला। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चौथा क्या पता चलता है, द्रव्यमान का भी पता चलता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान का भी पता चलता है कि कितना द्रव्यमान भाग लिया। ठीक है ना, अभी हम आपको द्रव्यमान पढ़ाए हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान का पता चलता है। अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान का पता चलता है। द्रव्यमान का पता चलता है, यह पता चलता है कि आखिर इधर कितना द्रव्यमान है और उधर कितना द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का जैसे इधर हाइड्रोजन का 4 गो द्रव्यमान है, इधर ऑक्सीजन का 2 गो द्रव्यमान है, तो ये सब पता लगता है। चलो अब इसके अलावा अब सबसे लास्ट जरा ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे लास्ट में क्या पता लगता है, सूत्र पता लगता है। अभिकारक का सूत्र और उत्पाद का सूत्र पता लगता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से अभिकारक और उत्पाद का सूत्र पता चलता है। अभिकारक और उत्पाद का सूत्र पता चलता है।
जैसे देखिए ना, सूत्र नहीं पता लग रहा है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है तो हाइड्रोजन का सूत्र पता चला कि H है, ऑक्सीजन का सूत्र पता चला कि O है, इधर जल बन रहा है तो जल का सूत्र पता चला कि H2O है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से हमें ये 5 सूचनाएं प्राप्त होती। समझ में आ गया? और भी सब सूचना प्राप्त होता है, लेकिन आप लोग कम से कम ये 5 जरूर याद रखें, एकदम हल्का हल्का जो है हम आपको बता दिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से ये 5 सूचनाएं प्राप्त होता है। बताओ बाबू, जल्दी जल्दी से सब बच्चों बताइए, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बताओ बाबू, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? आज यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है ना? आज आप लोगों का क्लास जो होगा वो यहीं तक होगा। अब इसके बाद अगला क्लास में पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगला क्लास में पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगला क्लास में पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ध्यान रखिएगा। अगला क्लास में क्या पढ़ाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाएंगे। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इस सब पढ़ाएंगे हम आपको अगली क्लास में, ठीक है ना? तो यहां तक प्यारे बच्चे अगर सब कुछ समझ में आ गया तो आज का क्लास एकदम डन, ठीक है ना? बताओ बाबू, समझ में आ गया? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भैया, वाह बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब फिर क्या कहना है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मजा हो गया अब, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर ही तो कराना था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना? तो आप ये मान करके चलिए कि लगभग आपका आधा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है ना? पहला नंबर चैप्टर का आधा खत्म हो गया है, आधा और बचा है, तो आधा और आगे पढ़ाई होगा, ठीक है ना? हाँ, चलिए क्लियर? तो चलो बाबू, कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, आप ही के किताब में से एक होमवर्क देते हैं जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है ना? एक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम होमवर्क देते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम एक होमवर्क देते हैं और जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, जवाब कमेंट में देना है। लाइव चैट में नहीं बोल रहे हैं, जवाब कमेंट में हम बोल रहे हैं। आप ही के किताब में से सवाल हम पूछते हैं, ठीक है ना? Al प्लस एल्युमिनियम के साथ हम मिलाते हैं ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। एल्युमिनियम के साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिए, बनता है Al2SO4 का द होल थराइस प्लस में H2। बस इसको संतुलित करके आप लोग को कमेंट कर देना है, बस इसको संतुलित करके बस आप लोगों को कमेंट कर देना है, कमेंट में आप लोग को बताना है, ठीक है ना? हाँ, तो प्यारे बच्चे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना? आपका कमेंट का इंतजार करेंगे हम, ठीक है? और बाकी एकदम मन लगा करके पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद।